नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग कल होने वाली है और उससे ठीक पहले बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र, तो सपा ने वचन पत्र और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को उन्नति विधान का नाम दिया है। बीजेपी ने जहां तकरीबन 130 वादे किए हैं तो सपा ने 22 के लिए 22 संकल्प जारी किए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने तीसरे घोषणा पत्र में कई वादे कर दिए हैं। लेकिन इन घोषणा पत्रों में कई समानताएं भी हैं। किसानों, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी और सपा दोनों के ही घोषणा पत्रों में कई ऐसे वादे हैं जो एक समान हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी वादा किया है कि सूबे में सरकार बनने के बाद किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और ये काम महज 10 दिनों के अंदर होगा। किसानों से जुड़े मुद्दों पर सपा और बीजेपी के वादों में भी समानता है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सपा और बीजेपी के वादों में कई समानताएं हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पहले ही महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। मित्रों, 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमने वायदा किया था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, हर बेटी सुरक्षित होगी। आज 5 वर्ष जब इस सरकार के बीत रहे हैं, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। कृषि और ग्रामीण विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा निवेश के लिए प्राथमिकताओं वाला सेक्टर होगा। वर्तमान बजट का 3 गुना या उत्तर प्रदेश के वार्षिक बजट का न्यूनतम 15% राशि यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया जाएगा। किसान बाजार नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा ताकि हमारे पास प्रत्येक 10 किलोमीटर के भीतर एक बाजार हो। सभी जिलों में किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सके। सभी मंडलों में स्थानीय फसलों के लिए विशिष्ट फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 5 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में निर्यात उन्मुक्त फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। मुख्य बिंदु इस घोषणा पत्र के मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी प्रतिज्ञाएं थी, जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी है, लेकिन एक बार दोहराना चाहती हूं मैं कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। तो क्या वादों से सही में किसी भी दल की नैया पार हो जाएगी? क्या ये सिर्फ वादे काफी होंगे जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहे हैं, उनसे तारुफ करवाती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश तिवारी जुड़ रहे हैं, सपा नेता पुष्पेंद्र यादव और जन अधिकार पार्टी नेता अतुल शाक्य और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़े। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख मैं करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी का। प्रेम कुमार जी, क्या लग रहा है, घोषणा पत्र सभी पार्टियों ने जारी कर दिए हैं, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, कोई संकल्प ले रहा है, कोई वादे कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, हम किसानों के लिए कुछ करेंगे। क्या लग रहा है, ये वादे अपनी ओर जनता को खींच पाएंगे? देखिए कोमल जी, घोषणा पत्र लेकर राजनीतिक दलों को आना होता है, वो आई है। और ऐसे समय में जब कल वोट होना है, आज घोषणा पत्र जारी हो रहा है या एक दिन पहले जारी हो रहा है, तो घोषणा पत्र की गंभीरता तो ऐसे स्पष्ट है कि राजनीतिक दल कितनी गंभीरता से घोषणा पत्र को लेते हैं। लेकिन 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं इन घोषणा पत्रों में। इन घोषणा पत्रों में फ्री बीज हैं, यानी केजरीवाल जी मौजूद हैं। इन घोषणा पत्रों में महिलाएं हैं, यानी प्रियंका गांधी मौजूद
इन घोषणा पत्र में किसान हैं, यानी राकेश टिकैत मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मौजूद हैं। और ये तीनों चुनाव में प्रबल दावेदारों में से नहीं है, लेकिन भूमिका निभा रहे हैं। और आप देखेंगे कई घोषणाएं तो ऐसी हैं जो कि सभी पार्टियों ने की है। किसानों के लिए सबने बढ़ चढ़कर दावे किए हैं, गन्ना भुगतान से लेकर के कर्ज माफी तक ये दावे हुए हैं, कंपटीशन है। और इसी तरीके से महिलाएं इस बार सबकी घोषणा पत्र में प्रमुखता से हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि पिछले दौर में प्रियंका गांधी ने जो मेहनत की, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, तो उसका असर दूसरी पार्टी के घोषणा पत्रों में नजर आता है। तो ये घोषणा पत्र दिख रहा है, लेकिन राजनीति का जो तरीका दिख रहा है उसमें घोषणा पत्र जो है वो उसकी गंभीरता कम दिख रही है। दूसरे मुद्दों पर राजनीति को लाने की कोशिश हो रही है। फिर भी हम मानेंगे कि पिछले दौर में इस बार विपक्ष ने मुद्दों पर अपने आप को केंद्रित रखा, इसलिए मुद्दे घोषणा पत्र में जगह पा सके। ये दोनों बातें हैं। चलिए ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। हम जाएंगे अतुल शाक्य जी के पास, जन अधिकार पार्टी से नेता हैं ये। अतुल जी, घोषणा पत्रों को लेकर जब बात होती है तो वही कहा जाता है कि अगर यह वादा पूरा नहीं होता है तो दोबारा जनता आपकी तरफ नहीं देखेगी मुड़कर। अगर आपकी तरफ से हम इन घोषणा पत्रों को लेकर एक राय लेना चाहें, क्या कुछ कहिएगा? थैंक यू मैम। सबसे पहले हमारे साथ डिबेट में जो भी साथी आज शामिल हुए हैं, आपको और उनको सबको मेरा सादर नमस्कार। जो आपने प्रश्न कहा बहुत ही समीचीन प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े हिंदी भाषाभाषी प्रांत के लिए। एंकर महोदय, ये बात बड़ी काबिले गौर है कि जो पार्टियां 60-60, 88-88 पन्नों का या 20-20 पन्नों का एक घोषणा पत्र जारी करती हैं, उस घोषणा पत्र को जारी करने के साथ अपने पिछले शासनकाल की रिपोर्ट कार्ड को जारी नहीं करती, अटैच करके नहीं रखती हैं। जैसे अगर मैं पुरानी सरकारों की बात करूं, चाहे समाजवादी पार्टी का 2012 से 2017 का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के दौरान उनकी सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षी योजना थी वो बेरोजगारी भत्ता थी 1000 रुपए देने की, 45 वर्ष शायद 45 ईयर्स तक के लोगों को। वो सबसे बड़ी ग्रेट फेल्योर रही। उसके बाद जिस तरह से वो जीरो टॉलरेंस महिलाओं की नीति के लिए उन्होंने जीरो टॉलरेंस बेस्ड पॉलिसी लॉन्च की है, इस बार भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में उसको बड़ा बढ़-चढ़ के हिस्सा दिया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी सामाजिक भागीदारी के लिए बहुत कुछ लिखा है उनके मैनिफेस्टो में, स्वागत योग्य है। लेकिन आपको समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान हुए बलात्कार, और मैं तो एक बड़ी हृदय विदारक घटना जानता हूं, सादतगंज कटरा बदायूं की 2 सगी बहनों की मारकर एक ही पेड़ पर एक ही दुपट्टे से टांग कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी निंदा आई थी, और ऐसा कहा गया था कि ये ठीक नहीं है राज्य सरकार की नीतियां, जिस तरह से एक साथ 2-2 सगी बहनों की हत्याएं हो रही हैं। और इसी तरह से देखिए, आप भाजपा की नीतिगत अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें, एजेंडे की बात करें, चुनावी एजेंडे की, आप सभी साथी एक बात को गौर करें कि जो बीजेपी का 22-24 पन्ने का जो मैनिफेस्टो है उसमें आप गौर से देखिए सभी जातियों को समावेशित करना है। कहीं पब्लिक वेलफेयर की बात, कहीं डेवलपमेंट की बात, और कहीं भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को विकसित करने की बात नहीं दिख रही है। और एक और बात मैं एक और ऐड कर दूं, देखिए कि वो जो उज्ज्वला एक मिनट उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एक लाइन लिखी है, उस लाइन में लिखा है कि दिवाली और होली पर 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। तो क्या इस देश में मुसलमान भाई नहीं रहते हैं? क्या राज्य की सरकार से धर्म विशेष को ही प्रश्रय दिया जाएगा? रामायण महाविश्वविद्यालय खुलेगा? क्या धर्म के नाम पर अब यूनिवर्सिटी चलेगी? चलिए, ये सवाल का जवाब हम लेंगे। सांप्रदायिकता का जो कलर चढ़ा है बीजेपी के, इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन एक एक प्रतिक्रिया हम सभी नेता प्रवक्ताओं से ले लेते हैं। हम पुष्पेंद्र जी के पास जाएंगे। पुष्पेंद्र जी, हर पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और अलग अलग नाम भी दिए, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र और उन्नति विधान, अलग अलग तरीके के वादे किए हैं। लेकिन जब हम सपा और बीजेपी के घोषणा पत्र को देखते हैं, कई सारी समानताएं दिख रही हैं, चाहे वो हम महिलाओं के विकास को लेकर कहें या किसानों को लेकर कहें, लगभग सेम चीजें नजर आ रही हैं। क्या कुछ कहिएगा? देखिए मैम, हमने जो अपना घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जो आप कह लें जो दिया है, हमने अपनी 2012 से 17 के बीच में सरकार चली, उसी विकास को आगे ले जाते हुए उसी को किस तरह, उसी चीजों को किस तरह प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरह लाया जाए, उसको हमने किया है। लेकिन बीजेपी ने जो 2017 से और 22 तक की सरकार चलाई है, उन्होंने जो शोषण किया है, किसानों का हमने भला चाहा, किसानों के लिए हम लोगों ने जो किया, लेकिन बीजेपी ने उसी का शोषण किया। और
जैसे आप चाहेंगे जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे व्यापारी जो मारे गए, हमारे बेटियों के साथ रात को जो वो घटना कौन भूल पाएगा कि स्वयं प्रशासन पुलिस मिलकर हमारी बेटी को आज रात को जलाने का काम कर रहे थे। तो कुल मिला के जो बातें हैं वो ये हैं कि आप अगर दृष्टि अपनी डालेंगे तो हमारे ही मैनिफेस्टो को ये अपने में तराश रहे हैं, बस उसमें 19-20 कान सीधा ना पकड़ के थोड़ा घुमा के ये पब्लिक को पकड़ाना चाह रहे हैं। चलिए लेकिन ये भी जान लेते हैं। नहीं, आप जान लीजिए, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लेकिन जो इनकी मंशा है वो सिर्फ छीनने की है, कुछ देने की नहीं है। हम लोगों ने बिजली फ्री पहले दी, इन्होंने क्यों कैंसिल करी? अब फिर दोबारा कह रहे हैं हम बिजली फ्री करेंगे किसानों के लिए। हम लोग सिंचाई मुक्त कर रहे थे, इन्होंने क्यों बंद करा उसको आगे? अब फिर वही बात कह रहे हैं कि अरे भाई जब आप 5 साल में उन चीजों को बंद कर दोबारा आप उन्हीं चीजों को करने के लिए बोल रहे हैं, क्या मतलब बनता है? पब्लिक को पागल बना रहे हैं आप लोग, बेवकूफ बनाने काम आप लोग कर रहे हैं। संजीव मिश्रा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, इनके पास चले थे। संजीव जी, आपने सुन ही लिया होगा पुष्पेंद्र जी क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें जन अधिकार पार्टी के नेता हैं अतुल जी, उनकी बात को लेकर कि क्या होली दिवाली को लेकर उन्होंने जब कहा कि मुस्लिम बहनों के लिए क्या कोई त्योहार नहीं है, उनके लिए कोई योजना क्यों नहीं, उनके लिए कोई वादा क्यों नहीं, इस चीज को लेकर भी जवाब चाहेंगे। और जो पुष्पेंद्र जी के सवाल है कि उनके घोषणा पत्र की सारी बातें अपने घोषणा पत्र में ट्रांसफर कर ली गई, क्या कुछ कहिएगा? देखिए कोमल जी, पहले तो जन अधिकार पार्टी के जो हमारे साथी थे उन्होंने 2-3 बातें कही हैं, वो मेरी समझ में आई कि उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप तो बड़ी सीनियर एंकर हैं। अभी 3 दिन पहले योगी जी ने खुद बैठ करके 5 साल का रिपोर्ट कार्ड अपना दिया कि हमने ये वादे किए थे और ये वादे पूरे हुए। तो एक तो बात उनका जवाब ये हो गया। दूसरी बात, जब उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो उज्ज्वला योजना में ये नहीं था कि मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा सिलेंडर, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सारे जाति विशेष को सबको मिला है। तो इसमें आप ये नहीं, ये सबका साथ और सबका विकास वाली पार्टी है। मुझे लगता है कि इनको कुछ संशोधन करना चाहिए और ये सोच करके चल रहे हैं कि वहां पर माइनॉरिटीज को नहीं मिला है, तो मुझे लगता है कि इनको पहले थोड़ा सा उसमें गहन अध्ययन कर लेना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक समाजवादी पार्टी के नेता का सवाल है, उन्होंने कहा कि हमने 12 से 17 तक जो काम किए थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मान्यवर 17 में जब आपके चुनाव हुआ और रिजल्ट आया तो आपको जनता ने जवाब दे दिया, 50 के नीचे 47 पे आ गए। आपने जो काम किया था उसके बावजूद आप कांग्रेस से गठबंधन कर रहे थे और 19 में आपने फिर बसपा से भी गठबंधन करके देख लिया। आज की तारीख में भी आप आरएलडी से गठबंधन कर रहे हो और अभी कल जब वोट पड़ जाएंगे तो आप कहोगे कि हमारा आरएलडी से भी जो गठबंधन हुआ था वो हमें ठीक नहीं लगा। अतुल जी का एक सवाल और कि क्या मुस्लिम बहनें किसी के पात्र नहीं है? होली दिवाली ही पर ही क्यों सिलेंडर मिलेंगे? नहीं, मुस्लिम बहनें, मैं यही तो बता रहा हूँ कि मुस्लिम बहनों का वहाँ पर कहाँ सवाल आ गया। हमने तो उज्ज्वला योजना में ये थोड़ी ना देखा कि, और ऐसे ही हमने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया है, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है, हम इस तरीके से थोड़ी ना करते कि उसमें केवल हिंदू लोग चलेंगे, मुस्लिम लोग नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा अपने आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हम फिल्म सिटी बना रहे हैं, हम जेवर एयरपोर्ट बनाया है हमने, गंगा एक्सप्रेसवे का हमने शिलान्यास कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब शुरुआत में जब हमने जो हमारा संकल्प पत्र था उसमें हमने किसानों के हित की बात की थी। 36,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का कर्ज माफ करने के लिए किया। हमने 1,40,00,000 से अधिक रुपए का गन्ना किसानों को भुगतान कराया। ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई और गन्ना किसानों को पैसा नहीं दिया। अब तो लगातार दे रहे और 5 साल से लगातार मिल रहा है। इस बार का अगर नहीं मिला होगा तो मिलने वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो हमने कहा वो किया है और जो आज भी हमारा संकल्प पत्र है उसमें भी जो हमारे वादे हैं निश्चित रूप से एक एक वादा पूरा होगा। यही जनता भी जानती है। 2014 में, 2017 में, 2019 में, इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है और मैं समझता हूँ 2022 में भी प्रचंड बहुमत की योगी जी की सरकार। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम राजेश तिवारी जी के पास जाएंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राजेश जी, अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हम बात करते हैं, फिर चाहे शक्ति विधान की बात हो या उन्नति विधान की बात हो, 3 चरणों में जो घोषणा पत्र सामने आया है, जिस तरह से अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करते हैं, कई तरीके के वादे और काफी सारी समानताएं देखी गई हैं सपा, कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में। वो महिलाओं को लेकर बात कर ली जाए या फिर किसानों को लेकर, किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता, कि भाजपा का संकल्प पत्र, ये पत्र, वो पत्र। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनें पढ़ना चाहूंगा कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। आप थोड़ा सा अपने 5 साल के शासनकाल में आपने जो किया है, पहले एक एक बिंदु पे मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। पहले तो मैं अपने संकल्प पत्र, हमारा जो प्रतिज्ञा पत्र, उस पर मैं बात कर लूं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, जो एडहॉक पे लोग हैं, निषादों के लिए, मतलब समाज के हर वर्ग के लिए हमने बाकायदा मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी। लोग, हमारे जो सीनियर लीडर्स थे, वो उनकी अध्यक्षता में, माननीय सलमान खुर्शीद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। ये किसी कमरे में बैठ के विधान नहीं बनाया, हम लोगों ने जगह जगह जाके लोगों से बात की है। और आप देख लिए हमारा जो संकल्प पत्र में है, पहला संकल्प पत्र में हमारा है कि हमारा जो दिव्यांग पेंशन होगी, हम उसको 3000 रुपए करेंगे। ये गंगा के नाम पे वोट इन्होंने मांगा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, जमुना जी ने बुलाया, किया कुछ नहीं। जो बजट आया, इनकी नेता कहती थी उमा भारती जी, अगर गंगा नहीं साफ हुई तो मैं गंगा में छलांग लगा दूंगी। लेकिन गंगा प्रोजेक्ट पे इतना बड़ा घोटाला शायद इतिहास में कहीं नहीं हुआ था। हमने कहा है अपने विधान में, हमारी प्रतिज्ञा है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम गंगा, यमुना और सब नदियों को समर्पित उत्सव करेंगे। दूसरी बात, मैंने आपको सुना, आप पेशेंस रखिए, आपका नंबर आएगा तो आप जवाब दीजिएगा। हमने आप पेशेंस रखिए। संजीव जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। राजेश जी की बात सुन लेते, फिर आ रही हूँ। घोटाला ना कहो, घोटाला कांग्रेस बात सुनिए, ये आपकी आदत, तो आपके प्रधानमंत्री से लेकर आपके मुख्यमंत्री तक ये चिल्लाने की आदत छोड़िए, आप झूठ का सगुफा छोड़िए, पेशेंस रखिए। आपका नंबर आएगा आप बोलिएगा। आप जब बोल रहे हैं, चलिए संजीव जी, आपकी बात भी सुनेंगे, जरा सुन लेते हैं राजेश जी को। जवाब का नंबर आएगा तब आप बोलिएगा। राजेश जी, अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। हमने केजी से पीजी तक की शिक्षा के लिए टोटल मुफ्त करने की व्यवस्था की है। और जो किसानों की बात कर रहे हैं, हाँ। ये वो लोग हैं जिनके गृह मंत्री का बेटा किसानों को गोबरगाड़ी से कुचल देता है, और प्रधानमंत्री जी लखनऊ में आते हैं, एक शब्द नहीं बोल पाते सहानुभूति की। आप क्या किसानों की बात कर रहे हैं? आपने 700 किसानों की हत्या की है। भाजपा हत्यारी पार्टी है। 700 ये जो प्रतिक्रिया लेनी थी वो अपने घोषणा पत्र को लेकर कुछ बोलना था, आप तो दूसरे के घोषणा पत्र को लेकर। अब मैं दोबारा से जब आती तो मैं आपसे पूछती कि दूसरे के घोषणा पत्र को लेकर आपका क्या कुछ कहना है। आपने तो शुरुआत ही वहीं से कर दी। मैं वही बोल रहा हूँ, किसानों के लिए जो हमारी योजना है, हम 2 रुपए प्रति किलो गोधन गोबर खरीद करेंगे। जो आवारा पशुओं की जो है समस्या है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी समस्या थी, लेकिन हमारी सरकार ने दृढ़ प्रतिज्ञा के 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। और आज आप छत्तीसगढ़ भेज दीजिए, आदरणीय भाई साहब बैठे भाजपा प्रवक्ता, आप डेलीगेशन भेज दीजिए और देख लीजिए वहां किस तरह से किसानों की समृद्धि हुई है। किसानों का गेहूं धान 2500 रुपए में हम खरीद रहे हैं छत्तीसगढ़ में। यहां भी अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2500 रुपए में गेहूं धान खरीदेंगे। गन्ने की कीमत 400 रुपए प्रति क्विंटल। आप सिर्फ बात करते सैनिकों के नाम पे आपने वोट मांगे, लेकिन सैनिकों के लिए आपने क्या किया? हमारी नेता ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम पूर्व सैनिकों के लिए विधान परिषद में कोटा आरक्षित करेंगे। कि हमारी नेता प्रतिज्ञा करती हैं। और आपको आईना दिखाने का काम करना चाहता हूं आदरणीय भाई साहब, आपने महिलाओं की बात की। महिलाएं जितनी असुरक्षित उत्तर प्रदेश में रही हैं, हाथरस में बेटी रात में रात जला दी जाती है। आपका एसपी चित्रकूट में व्यापारी को अगवा कर लेता है। आपकी पुलिस गोरखपुर में मार मार के हत्या कर देती है। आप किस मुंह से सुशासन की बात करते हैं? क्या संकल्प है? चलिए, सुशासन को लेकर तो कांग्रेस से भी कई सवाल किए जाने हैं, वो भी मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन इस बीच में प्रेम जी के पास जाना चाहूंगी। प्रेम जी, आपने इन सभी नेताओं प्रवक्ताओं को सुना, घोषणा पत्र को लेकर जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, भरोसा जताया जा रहा है। ठीक है राजेश जी, मेरी बात सुन लीजिए। प्रेम जी, जिस तरह से अगर हम बीजेपी को लेकर बात करें तो उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में अपने सारे वादे पूरे किए हैं और आगे भी अब जनता का। मैं आपके पास आऊंगी राजेश जी, जब आपसे सवाल करूं तब जवाब दीजिएगा। अभी मेरा सवाल प्रेम जी से है, उनसे जवाब लेने दीजिए। ठीक है प्रेम जी, सभी नेताओं का कहना कि उनकी तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे किए जाएंगे, लेकिन जब बिजली को लेकर हम बात करते हैं, मुफ्त बिजली की बात कही जा रही है, कर्जा माफी की बात कही जाती है, जब घोषणाएं की जाती हैं तब तो ये वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वही पैसा कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वसूला तो जनता से ही जाता है। अब बिजली मुफ्त की बात कर ली जाए, क्या ये संभव है? क्योंकि अब से कुछ दिन पहले की हम बात कर लें तो यही कहा गया था कि बिजली संकट मंडरा रहा है, कोल को लेकर कई सारी चीजें सामने आई, लेकिन खैर
वो खबरें कहीं दब गई। लेकिन आज के वक्त में जब मुफ्त बिजली की बात कही जा रही है, किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही जा रही है, महिलाओं के लिए कई सारी चीजें मुफ्त देने की बात कही जा रही है, क्या इतना सारा मुफ्त 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 पॉसिबल है प्रेम जी? देखिए कोमल जी, जब जनता में हम कुछ भी मुफ्त देते हैं तो वो भी जनता का ही पैसा होता है, लेकिन जब हम टैक्सेशन करते हैं समान रूप से तो पूरी जनता पर होता है। और जिस खास क्षेत्र में हम मुफ्त या विशेष सुविधा देते हैं तो वो उसको उपकृत करते हैं ताकि समाज के अपलिफ्टमेंट में मुख्य धारा में आ सके। ये राजनीतिक सोच भी होती है और इसमें एक संतुलन बनाने की जरूरत होती है कि कहीं हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये मदद कर रहे हैं या किसी को पंगु बनाने के लिए कर रही, ये बातें होती है। लेकिन फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही प्रयास होगा। यहाँ कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसकी आमदनी बहुत ज्यादा है और उसको कुछ मदद मिल जाए तो वो काम करना बंद कर देगा, वो स्थिति नहीं है। किसानों की प्रति व्यक्ति जो प्रतिदिन की जो आय है वो 27 रुपए है, इसलिए किसानों को अगर कुछ सिंचाई की सुविधा मिल जाती है, फ्री बिजली मिल जाती है तो ये मुफ्त कोरी के दायरे में मेरे ख्याल से नहीं आता है। लेकिन एक बात है कि मैं तीनों प्रमुख पार्टियों के घोषणा पत्रों में सबसे अलग बात का जिक्र करूं जो कि औरों में नहीं है, तो मैं समाजवादी पार्टी में ये देखता हूं कि उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का जो फैसला किया है वो किसी और दूसरे घोषणा पत्र में नहीं है। ये बड़ा फैसला है और इसका असर जो है उसको समाजवादी पार्टी को उसका फायदा मिल सकता है। एक बात, दूसरी बात नहीं, ये जो है समाजवादी पार्टी ने किया है। दूसरी बात यह है कि जैसे कांग्रेस ने किया कि जो कोरोना से जो मारे गए उनके लिए 25 लाख का मुआवजा, ये डिफरेंट है जो दूसरी पार्टियों में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे डिफरेंट किया है वो है कि लव जिहाद जो होगा उसमें जो पीड़ित पाया जाएगा, जो दोषी पाया जाएगा, ये अपने एजेंडे पे ही काम करते हैं। 1 लाख रुपए और 10 साल की जेल, ये है जो कि किसी और घोषणा पत्र में नहीं है। ये तीन हमने डिस्टिंक्ट बातें तीनों घोषणा पत्रों से कही है। ये हाँ, लेकिन मैंने मुझे जो सबसे प्रमुख बातें लगी तीनों घोषणा पत्र में वो उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। और ये तीनों घोषणा पत्र अपने अपने हिसाब से अपने अपने मकसद से उन राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाएगी, इसी हिसाब से उन्होंने ये घोषणा पत्र लाए भी हैं। अब बात हम यहाँ करें कि जैसे हम रोजगार की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी रोजगार की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस ने भी किया है। कांग्रेस ने तो अनुदेशकों को नियमित करने, तो शिक्षा मित्रों को नियमित करने जैसी भी घोषणाएं की हैं, समाजवादी पार्टी ने भी की है। बीजेपी ने कहा है कि हम हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। ये नौकरी संभवतः सरकारी नौकरी है, अगर रोजगार में बदल दिया जाए तो फिर एक अलग विमर्श हो जाएगा। तो ये रोजगार के मोर्चे पर है। पर प्रश्न ये है कि बीते 5 साल में, चूंकि बीजेपी से ये सवाल होगा, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, सरकार भी वो अभी भी है, तो बीते 5 साल में आपने कितनी नौकरियां दी? 4.5 लाख का दावा है। तो 4.5 लाख आप नौकरी 5 साल में दे रहे हैं, तो अगले साल में कितनी नौकरियां देंगे? उस दावे पर भी सवाल है। तो हर परिवार से एक नौकरी देंगे, तो ये एक विश्वसनीयता का भी सवाल है। बीजेपी को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम पहले तो नहीं कर सके लेकिन आगे कर सकेंगे, इसका विश्वास दिलाना पड़ेगा। संजीव जी से इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। साथ में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है संजीव जी, प्रेम जी को सुना होगा ये सवाल और इसका जवाब आपसे लूंगी और साथ ही आपसे ये भी जानूंगी, मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा पत्र में वादा किया गया है, आखिर सिर्फ यही जगह है क्यों? इन जगहों को लेकर क्या उद्देश्य है? कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, ये संकल्प पत्र है, उसको अगर अध्ययन किया है तो उसमें 3 लोगों के लिए है, विधवा पेंशन है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है और दिव्यांगों के लिए 1500 रुपए है प्रति माह। तो मुझे लगता है कि शायद प्रेम जी को कुछ असुविधा हुई होगी, मेरे को नंबर उनका दीजिएगा तो मैं उनको अपना संकल्प पत्र भेज। संजीव जी, मैं ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहा था, वरिष्ठ नागरिकों स्कीम की बात कर रहा था। अच्छा, ओल्ड पेंशन, ठीक है, उस पर देखिए। दूसरी चीज ये है कि जैसा कि प्रेम जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का लगभग एक जैसा है।
तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि पहले ही अपना संकल्प पत्र घोषित किया था, उसके 4 घंटे बाद तो समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र आया, तो ये उन जैसा होने का तो कोई औचित्य नहीं है। जो बाद में करता है वो भले ही नकल करे, जिसका पहले घोषित होता है वो कैसे नकल करे। दूसरी चीज ये है कि हाँ, और कोई अगर प्रश्न हो तो बताइए। घोषणा पत्र को लेकर ही यही सवाल है कि मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, ये जो एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाने की बात कही जा रही है, इन जगहों को लेकर कोई खास उद्देश्य? नहीं, देखिए, ये तो कहीं पर भी अगर हम इसकी घोषणा करे सरकार, तो आप ये अगर कहे कि ये यहाँ पर ही क्यों, ऐसा नहीं। जहाँ पर, क्योंकि देखिए आज ये सवाल मैं कर रही हूँ, कल विपक्ष भी करेगा। नहीं, विपक्ष का काम ही है, जब भी सरकार अच्छा काम करती है तो विपक्ष का काम केवल पीछे से डंडा बजाना रह गया, लाठी पीटना रह गया। लेकिन मैं एक चीज बहुत साफ कर दूं कि वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों को अपना अस्तित्व इस चुनाव में बचाना है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को अस्तित्व बचाने की लड़ाई नहीं लड़नी, लेकिन चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, या और भी दल है, ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने। तो कोमल जी, मेरा बहुत साफ कहना है कि जो मांग पत्र, जो संकल्प पत्र हमारा है, उस पर हमने पहले भी काम किया है और फिर 5 साल हम उस पर काम करने जा रहे हैं। ये इनका काम है। चलिए, ठीक है, आप बने रहिए, आप सभी बने रहिए। मैं लौटूंगी वापस। रुख कर लेते हैं जन अधिकार पार्टी के नेता अतुल शाक्य जी का। अतुल जी, घोषणा पत्रों को लेकर जब बात हो ही रही है, वादों की बात हो ही रही है, तो अगर हम जन अधिकार पार्टी की तरफ से बात करें तो क्या कुछ नया करने जा रही है जन अधिकार पार्टी? देखिए, सबसे पहले जो आज की डेट में जो मैनिफेस्टो का मतलब होता है, बाकी सभी पार्टियां, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि जहां तक अगर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की बात करें तो उन्होंने जातीय सम्मिश्रण ज्यादा उसमें घोला है। धार्मिक सौहार्द से ज्यादा कहीं धर्म को बांटने की बात है, कहीं रामायण महाविश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं, कहीं संत कबीर दास जी के विश्वविद्यालय की बात करते हैं, कहीं मतलब सभी को समेट लिया एक लाइन से। जो हिंदू मैथोलॉजी के जितने भी एलिमेंट हैं, उत्प्रेरक एलिमेंट हैं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। आप अगर घोषणा पत्र में देखेंगे तो ऑनलाइन ITIS लॉन्च करने की बात की है, एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली। और भारत का संविधान ये कहता है कि राज्य अपने चंदे से या राज्य अपने टैक्स से किसी भी एक धर्म विशेष का पोषण नहीं करेगा। तो जन अधिकार पार्टी का जहां तक, और जन अधिकार पार्टी के साथ AIA, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो संबंध है, माननीय ओवैसी जी की जो पार्टी हमारे साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में है, हम लोग का एक संयुक्त प्रयास ये है कि जो संविधान में किसी सरकार और शासन को जिम्मेदारी सौंपी गई है, यही हमारा संकल्प पत्र है, यही हमारा घोषणा पत्र है। आप ये देखिए कि अगर हम इस बात को घोषणा पत्र कहते हैं कि मुफ्त अनाज की बात करें, या अब ग्रोसरी तक बात आ गई, समाजवादी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर एक जिले में वो राशन की दुकानें खोलेंगे, हर एक जिले में समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर की बात हो रही है। सरकारें अब यहां तक आ गई हैं। इधर बीजेपी बात करती है, बीजेपी ने अपनी मुफ्त की जो दुकान है वो चलाई रखी है। और अभी बीजेपी के हमारे बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है। तो बहुत अच्छा काम किस तरह से किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। आपने मीडिया हाउसेस को क्लब करके जिस तरह की अपनी छवि पेंट की है जनता के मन में, जनता के मन से पूछिए पहले कि आपका रंग किस तरह का है। अगर वो अपना मैनिफेस्टो देख ले तो क्या ये देश या सभी धर्मों के साथ है कि प्रदेश की सभी आवाम के साथ, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित और दूसरे किसान, कामगार के साथ जस्टिफिकेशन है? ये न्याय की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया मैम कि गोस्वामी तुलसीदास, अवधि एकेडमी, संत कबीर दास जी, सूरदास ना, और एक और मजेदार बात बताता हूं सभी साथियों को, एक जगह इनके मैनिफेस्टो में जिक्र आया है कि हम प्रदेश में शूट होने वाली हिंदी भोजपुरी फिल्मों के प्रमोशन के लिए 2 करोड़ नकदी देंगे। आप बताइए, इतनी बड़ी बात मैनिफेस्टो में लिखी गई है, 2 करोड़ सरकार नकद दे रही है। तो क्या सरकार पैसे से जनमत को प्रभावित करना चाहती है? ये सारी चीजें, ये गैर संवैधानिक चीजें हैं। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, सरकार ने 1 मिनट बस मैम 1 मिनट बस मैम 1 मिनट, बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, जहां से स्टार्ट होता है मैनिफेस्टो, वहां पर एक बात लिखी है कि अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की खरीद होगी। अरे आप ये बताइए, देश भर का किसान आपसे कानून की मांग कर रहा है, आप फिर से मनमाना काम कर रहे हैं। मनमाना काम किस लिए? आप एक कानून बना दीजिए। आप कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी पुरानी स्थापित पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद बीजेपी है, समाजवादी है, बहुजन समाज पार्टी है। मैं किसी को भी तो संविधान को, संकल्प पत्र या
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीपीएसपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सीधी बात लिखी गई है। सारी सरकारें डीपीएसपी के हिसाब से काम करें, किसको मुफ्त देना है, क्या करना है, संविधान में क्या हमें प्रियम्बल सेट करना है, प्रियम्बल में उद्देश्य दिए। सरकारें कभी कहती नहीं कि हम संविधान के हिसाब से काम करेंगे। ये तो वो काम बता रही है जो विभागों को, मंत्रालयों को, उनके अटैच्ड ऑफिसेस को, सबऑर्डिनेट ऑफिसेस को दायित्व सौंपे गए। उन दायित्वों को अपने अपने मन मुताबिक शब्दों में, लिपियों में, वाक्य विन्यासों में पेंट करके अपने चेहरों को बदलना, ये ठीक नहीं। तो क्या मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बीजेपी अपने जो दायित्व धर्म पूरे नहीं कर आधारित रही? मैनिफेस्टो है, बीजेपी कतई दायित्व को पूरे नहीं कर रही। देश को बांटने की, देश को खंड खंड करने की ये हिमायती लोग हैं। अभी मैंने आपको बताया तो आपके रामायण अनुसार अगर विश्वविद्यालय हम और देश तमाम को तरह की जोड़ने वाली बातें, जिस पर पार्टी देश का नाम बड़ा, जानना चाहे, ठीक है, मैं आपके अनुसार देश को जोड़ने वाली पार्टी का नाम, क्योंकि कई दल ये कहते हैं कि सामने वाला देश को तोड़ रहा है, आपके अनुसार कौन देश को जोड़ सकता है फिर? मैम, जो भी संविधान के हिसाब से चलेगा, संविधान को अपनी नियति मानेगा, संविधान को सामने रखेगा, संविधान को नेता मानेगा, अपने मन की बात नहीं करेगा। संजीव जी, आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन इसके पहले पुष्पेंद्र जी, आपसे सवाल मेरा कि लगातार सपा की तरफ से कहा जा रहा मुफ्त बिजली, किसानों को हम ये देंगे, किसानों को हम वो देंगे, कर्जा माफ करेंगे। अगर मुफ्त की बात करें, क्योंकि हमने प्रेम जी से पहले ही पूछा कि इतना सब कुछ मुफ्त पॉसिबल है क्या? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफी ज्यादा है, देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, बेरोजगार लोग भी बहुत ज्यादा हैं, तो मुफ्त की जगह फोकस ना करके रोजगार पे क्यों नहीं फोकस किया जा रहा है? देखिए मैम, रोजगार पे फोकस तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कहा कि 10 लाख नौकरियां पहले ही मीटिंग में का समाधान करेंगे, पास करेंगे। दूसरी बात मैम, और हम लोगों ने मतलब बिजली फ्री का मतलब ही हमारे प्लान है। हम लोगों ने डैम लगाए, हम लोगों ने पहले भी जो है बिजली के प्लान वो हमने लगाए थे। लेकिन बताइए ना, समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो हमने बिजली के लिए जितना काम किया, उस काम को भी ठप कर दिया। दूसरी बात मैम, अब बात करते हैं मैनिफेस्टो की। हम लोगों ने मैनिफेस्टो में जो चीज पहले कही, आप अगर हमारा मैनिफेस्टो पहले वाला जो 2012 का था, उसको अगर आप प्रिंट पे लाएंगे तो उसमें से लगभग सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने पूरी कर दी थी। कुछ चीजों को छोड़कर, हो देखो टाइम लगता है, लेकिन अधिकतर चीजें हमने से क्लियर करके कर दी थी। दूसरी बात मैम, हम लोगों ने विकास से पहले आ रही हूँ संजीव जी, इनके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। हम लोगों ने पहले से ही विकास पर फोकस किया। भाई, समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे दिया, लखनऊ आगरा वाला, समाजवादी पार्टी ने मेट्रो दी, नोएडा गाजियाबाद में जो एलिवेटेड रोड है वो समाजवादी पार्टी ने दिए। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने करके दिखाई। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप बीजेपी का पुराना वाला मैनिफेस्टो अगर आप ले लेंगे, उसमें अगर आप छटनी करेंगे तो मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा काम ठप पड़े हैं। हम लोगों का काम का फीता काटा और उसी को दिखा दिया गया। हमसे अलग जो काम करे उनको एक बार बता दें, फिर मैं दोबारा बहस करने को तैयार हूँ। चलिए संजीव जी, आपने इन सभी प्रवक्ताओं को सुन लिया। अब फिलहाल सवाल आपसे, मैनिफेस्टो को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं, ये कहा जा रहा है लगातार देश को बांटने का काम किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कोई काम नहीं किया। और मैंने भी कई लोगों को कहते सुना है, ऐसा जनता की तरफ से मैंने सुना है, इसीलिए मेरा सवाल आपसे, और ये शायद मैंने आज ही सुना है। दो लोग आपस में बहस कर रहे थे और प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का नाम सामने आ गया, और एक व्यक्ति कहता है कि मैंने इस योजना का लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन मुझसे उसके बदले कई सारे पैसे मांगे गए। आखिर किस तरह से गरीब तबके का इंसान फिर अपना घर बना पाएगा? नहीं, देखिए, जो गरीबों के लिए वो गरीबों को ही मिल रहा है। समस्या यही है कि यहाँ पर जिस तरीके से बीच में दलाल टाइप के लोग हुआ करते थे, उन्हीं की तो दुकानें बंद हुई, उन्हीं की वजह से तो ये सारी समस्याएं आ रही। अगर अपराधियों के ऊपर अटैक किया गया, अपराधियों के मकानों को नेस्त नाबूद किया गया, तो समस्या ये आ रही है कि कुछ राजनीतिक दल थे जो उनको पाल रहे, तो उनको तो समस्या होगी। मुख्तार अंसारी और अतीक के ऊपर अगर अटैक किया जाएगा और उनकी संपत्ति को ध्वस्त किया जाएगा, देखिए बात वो नहीं है। आपने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का नाम लिया, काबिले तारीफ एक्शन लिया गया, लेकिन जो बीच में आप दलाली की बात कर रहे हैं, ये कब खत्म होगी? ऐसा कानून कब आएगा कि गरीबों तक? नहीं, अभी तक खत्म नहीं हुई है, ये एक फैक्ट है जो जनता सामने ला रही है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था। ये जो आपने बात की, ये प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास के तहत लोगों से पैसे मांगे जा रहे थे, तो ये दूसरी पार्टी के ही लोग होंगे। भारतीय जनता पार्टी में न कोई किसी से पैसा मांगता है और पारदर्शिता होती है, वही मैं बताना चाह रहा था। अभी शिक्षकों के ट्रांसफर की बात आती है, तो शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ऐसा काम किया
कि उन्होंने ऑनलाइन कर दिया सारा। अब आपको बीच में किसी शिक्षित को अपना ट्रांसफर कराने के लिए किसी को दलाली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन नाम भेजिए, 3 जगहों पे से कोई ना कोई जगह हो जाता है। और उसमें भी लखनऊ वगैरह को अवॉइड किया गया था, क्योंकि लखनऊ में हर आदमी चाह रहा था। तो मेरे कहने ये है कि ये दलालों की जो दुकानें बंद हो रही हैं, तो कि विपक्ष जो है वो उसको हजम नहीं हो रहा, जो डेवलपमेंट है वो नहीं हजम। और रोजगार महंगाई घोषणा पत्र में जो रोजगार और महंगाई को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर क्यों आखिर कुछ नहीं किया जा रहा। प्रेम जी ने कहा कि 4.5 लाख रोजगार की बात कही गई अपने कार्यकाल में। अब आगे क्या होगा, किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि जब रोजगार को लेकर बात कही जाती है तो उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे जिनके पास रोजगार नहीं, उनकी शिकायतें बहुत ज्यादा होती हैं। नहीं, प्रेमलाल जी ने ये बात कही थी और मैं इसका जवाब भी देना चाहता था, लेकिन कई प्रश्न आ जाते हैं इसलिए नहीं दे पाया था। एक्चुअली में जो हमारा नया मैनिफेस्टो है, जो हम 5 साल आगे काम करने जा रहे हैं, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि हर घर को या तो एक सरकारी नौकरी दी जाएगी या फिर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे घरों को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। किस तरह से संजीव जी, चाहे हम सपा की बात कर ले, बसपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, ये मेरी बात सुन लीजिए, ये दल तो सवाल खड़े करते हैं, जनता भी कई बार कहती है कि ये पार्टी की सरकार थी तो हमें बहुत सारे रोजगार देखने को मिले, सरकारी नौकरियां मिली, लेकिन इस कार्यकाल में बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। अब जनता की इन परेशानियों का निवारण कैसे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह से वोट भी बढ़ता है। नहीं, देखिए कोमल जी, कई चीजें ऐसी हैं जिन पर हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप करोड़ों दर्शक हैं। हाँ। उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, पूरे विश्व में ये महामारी थी, और जब लॉकडाउन अपने यहाँ देश में लगना शुरू हुआ तो तमाम राजनीतिक दल कहने लगा कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। जब लॉकडाउन को खोला गया तो तमाम राजनीतिक दलों ने कहा कि अभी नहीं खोलना चाहिए। कहने का मतलब बहुत साफ है, ये केवल सरकार का विरोध कर रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टी ने कह दिया कि ये जो वैक्सीन है ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, और बाद में वो उनके पिताजी सभी लोग लगवाने लगे। कहने का मतलब बहुत साफ है, जहाँ एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो खुद कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बाद जैसे ही हुए वो जनपदों में जा करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बकायदा उन्होंने उसको मजबूत किया, डॉक्टर्स को हिदायत दी कि बहुत अच्छे तरीके से काम होना चाहिए। इस तरीके से काम। अब क्या स्थिति है कि वहां से पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री आती है। ठीक, संजीव जी, मेरा एक और सवाल, कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो में 40% जो पहला घोषणा पत्र, उसमें 40% सीटों की जगह जो है महिलाओं को दी गई है सिर्फ, और महिलाओं, खास तौर पर महिलाओं को आकर्षित किया गया है और देखा गया है ये एक बड़ा आकर्षण का केंद्र जिसे कहा जाए, वही ठीक शब्द होगा मेरे ख्याल से। तो इस चीज को लेकर भी मैं आपसे जानूंगी, क्योंकि महिलाओं को जितना वरीयता देने की बात कही जाती है, कहीं ना कहीं उससे थोड़ा कम रह जाती है। इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात होती है तो विपक्ष का लगातार कहना, आपने चाहे अतुल जी को सुनाओ, पुष्पेंद्र जी को सुनाओ, राजेश जी को सुनाओ, हाथरस कांड का नाम हर कोई लेता है कि रात में आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों रात में ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी, ये ऐसा क्यों हुआ। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल आता है, महिलाओं को क्या कुछ मिलने वाला है, बड़ा सवाल आता है, बताइए। नहीं, देखिए कोमल जी, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस ने 40% जो है वो लेडीज के लिए रिजर्व किया है, उन्होंने अपनी जो सीटें भी घोषित की हैं वो 40% लेडीज को कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा होता, जैसे राजस्थान में सरकार है, पंजाब में सरकार है और महाराष्ट्र में भी सरकार में ये शामिल है। ऐसे में एक काम ये कर लेते ना, जैसे अगर राजस्थान में सरकार थी तो राजस्थान में जो मंत्री थे उनमें 40% महिलाओं को वहां पे बना देते मंत्री, और ऐसे किया जाता। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस परिप्रेक्ष्य में आते कि यहाँ भी हम सीटें भी दे रहे हैं और जब मंत्री बनेंगे तो हम 40% मंत्री भी बनाएंगे, तब अच्छा लगता। लेकिन केवल हवाबाजी करना ये उचित नहीं है। आप 32 साल हो गया, उत्तर प्रदेश में न संगठन है कांग्रेस का, न स्थितियां है, न जनता से कोई कनेक्टिविटी है, न कोई इनका जनता से कोई लगाव है, न जनता के मुद्दों से मतलब है। देखा जाए तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कार्य भी आप देख सकते हैं किस तरह से वो जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं और लोगों तक पहुंच भी रही हैं। इसकी तारीफ भी आपने सुनी होगी। मैंने देखा अभी आज की तारीख में उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें जो लेडी लड़की को रखा था
वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो कहने का मतलब है इन लोगों के बस का कुछ है नहीं। देखिए यूं तो बीजेपी से भी कई सारे नेता छोड़कर गए हैं, तो ये इस चीज पर तो सवाल उठाया नहीं जा सकता। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो ऐसी सारी तस्वीरें देखने को मिलती है, इस पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता कि ये नेता इस दल में गया, वो नेता इस दल में आया। चलिए आपके पास आऊंगी राजेश जी, हम घोषणा पत्र को लेकर लगातार जो वादे सामने आ रहे हैं, कई सारे वादे एक समान से नजर आ रहे हैं। महिलाओं को लेकर और किसानों को लेकर तो लगभग सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए वो सेम ही है। लेकिन अब 32 साल के हिसाब की बात कर लेते हैं, जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता संजीव जी ने कहा। भाई मेरा पैसा नंबर कट गया। राजेश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो राजेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम चलेंगे प्रेम कुमार जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रेम जी, हम आपसे जानेंगे क्योंकि घोषणा पत्र को लेकर बात कही जा रही, कई सारी समानताएं, ऐसा कहा जा रहा है कि इस दल ने मेरा कॉपी किया, इस दल ने मेरा कॉपी किया। और महिलाओं को लेकर जब बात आती है तो महिलाओं को लेकर सबसे पहले जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो 40% सीट देने की बात कही गई, कई सारी चीजें। अब हम बीजेपी की तरफ से बात करें, स्नातक के लिए बात कर लें या फिर 12th वाली छात्राओं के लिए बात कर लें, कई सारी योजनाएं कि स्कूटी मुफ्त देना और लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन, ये तमाम चीजें मुफ्त देने की बात कही जा रही है। आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है इन सभी चीजों को। क्या लग रहा है, सत्ता में वापसी बीजेपी की होगी या फिर इस बार 32 साल का जो इंतजार है कांग्रेस का वो खत्म होगा, या फिर सपा का कहना कि इस बार तो हमारी ही सरकार बननी है? हेलो कोमल जी, घोषणा पत्रों से ये तय नहीं होने जा रहा है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। तो आपने पहले भी कहा कि घोषणा पत्र तो मतदान से 2 दिन पहले जारी हो रहा है, तो वो जनता तक पहुंच भी पाएगा कि नहीं पता नहीं, लोगों तक तो मैसेज भी पहुंचना मुश्किल लगता है। तो घोषणा पत्र में एक बात जो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि किसान आंदोलन जो रहा इतना लंबा समय तक, वो घोषणा पत्र में दिख रहा है सभी पार्टियों की। यानी किसान आंदोलन अपना एक दबाव बनाने में सफल रहा और उसका जो असर है, जो जिस रूप में लें कि किसान किसको वोट करेंगे, वो असर चुनाव में दिखेगा। इसी तरीके से महिलाओं के लिए जो बात बोली जाती रही, रोजगार के सवाल पर जो आंदोलन हुए, उत्तर प्रदेश में छात्रों ने लाठियां भी खाई और पानी टंकी पर चढ़कर महिला 150 दिन तक अनशन करती धरना देती रही। तो ये सारी घटनाएं हुई हैं। तो उसके बाद रोजगार भी सबके घोषणा पत्र में आया है। कम से कम राजनीतिक पार्टियां गंभीरता से जन सरोकार के मुद्दों को घोषणा पत्र में लाने के लिए प्रतिबद्ध हुई है। अब ये अलग बात है कि इसका असर वास्तव में जनता इस घोषणा पत्र के आधार पर वोट देती है कि नहीं, समीक्षा तो करेगी जनता कि जो वर्तमान सरकार है उसने उसकी घोषणा में और उसके किए गए काम में क्या फर्क है, या जो यहाँ सरकार में नहीं है कहीं और दूसरे जगह सरकार में है, वहां पर उन्होंने क्या किया है और यहाँ पर उनके वादे का क्या हो सकता है। इसमें समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से क्षेत्रीय पार्टी है, वो किसी और प्रदेश में नहीं है, तो इसका भी है कि पिछले कामकाज के आधार पर या आज की एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर और उनके प्रलोभन के या वादा के आधार पर उनसे जुड़ सकती हैं या नहीं जुड़ सकती हैं। पर मैंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में समाजवादी पार्टी ने बड़ी पहल की है। और ये देखिए, ममता बनर्जी आई तो भी जो ओल्ड पेंशन स्कीम के आंदोलनकारी थे उन लोगों ने मुलाकात की और कहा कि अपने यहाँ भी आप लागू कीजिए। अगर ये पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होती है तो जिस व्यवस्था को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खत्म कर दिया था, बुजुर्गों को से महत्वपूर्ण जो पेंशन था वो छीन लिया था, वो फिर से रिवाइव करने का आंदोलन पूरे देश में हो सकता है। ये बहुत बड़ा ऐलान है और इसका फर्क पड़ेगा। जी ठीक, प्रेम जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना की और मुख्यमंत्री आवास योजना की बात आती है, अभी आपने संजीव जी को सुना ही होगा, उनका साफ कहना कि कोई भी नेता गड़बड़ नहीं करता, दलाली करते हैं लोग। और उन्होंने ये भी कहा कि अन्य पार्टियों का हाथ होता है। कितना सच्चाई कह सकते हैं इनकी बातों में? देखिए, मैं संजीव जी की बात को पूरी तरह से नहीं नकारता, लेकिन अपनी तरफ से भी तो वो देखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पर्चा, जो पोस्टर इन्होंने चिपकाया, उस पर जिस महिला का चित्र था
वो महिला उसको आवास मिला ही नहीं था, वो किराए के घर में रह रही थी। तो आपसे ये कैसे गलती हो जा रही है? आप विरोधी पर आरोप लगा रहे हैं। आप खुद जिस बात को विज्ञापन दे रहे हैं वो महिला, उसके पास मकान नहीं मिलता है, वो किराए में रहती है, और आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की वो प्रतीक है। तो सिर्फ दूसरों पर दोष देने से नहीं होगा, आप खुद पर भी देखिए। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अतुल जी के पास जाएंगे। अतुल जी, आप मैम एक बोलिए। जी मैम, पहली बात तो हमारे जो साथी पत्रकार हैं अभी इन्होंने एक बहुत मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी बोलिए। हेलो जी अतुल जी बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू। अभी हमारे साथी पत्रकार ने एक बात कही, हमारे हमसे बहुत ही सीनियर साथी हैं। उन्होंने बताया कि जो समाजवादी ने पुरानी पेंशन बहाली की बात कही है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा मार्मिक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस समय अटल जी ने पेंशन खत्म की थी और इसका क्रियान्वयन ऐच्छिक रूप से राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था, उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया थे, और यह व्यवस्था माननीय मुलायम सिंह जी की खत्म की गई है। वो इस बात से कोई वेटेज न दे समाजवादी पार्टी को, ये तो समाजवादी पार्टी ने खत्म की है। हाँ। और आज उसी को प्रोपेगेंडा कर रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने देखिए अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फ्री का विरोध करती है, अंत्योदय योजना, मैंने अभी कैंटीन व्यवस्था बताई। एक और बात देखिए आप कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, आप उसकी केवल भाषा पढ़िए, भाषा में कोई तारतम्य नहीं है, कहीं क्रियान्वयन किए जाने के लिए ब्लूप्रिंट नहीं है। चलिए, वक्त वो केवल ऐच्छिक फ्रीलांसिंग घोषणाएं हैं। ठीक है अतुल जी। पुष्पेंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट। पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है? शायद पुष्पेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं संजीव जी के पास जानना चाहूंगी। संजीव जी, आपका फाइनल कमेंट। मैं यही कहना चाह रहा था कोमल जी कि जो पुरानी पेंशन की बात है, ये पुरानी पेंशन माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तब ये खत्म की गई थी। और बता दूं आपको, उसके बाद जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे तो 5 साल ये मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने इस बात को उस समय क्यों नहीं किया जब उनकी सरकार थी? जब उनकी सरकार थी तब उनको इस काम को करना चाहिए था। आज तो ये लॉलीपॉप दे रहे हैं चुनाव के नाम पर। यही मेरे कहने का उस समय मतलब था, इसलिए मैं रोका। चलिए राजेश जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी जो प्रतिज्ञाएं हैं, हम उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, निषादों के लिए, जिनकी नाव भाजपा वाले तोड़ दिया था इलाहाबाद में, उनको अलग से हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की। निषादों के लिए, श्रमिकों के लिए, कोरोना काल में जो फर्स्ट लाइन योद्धा वॉरियर थे, अगर वो मरे हैं तो उनको 50 लाख तक की सहायता हमारी पार्टी की तरफ से। हर प्रकार से ये बिजली व एक भी सार्वजनिक उपक्रम भाजपा के 5 साल के शासनकाल में नहीं लगा है। आपको चैलेंज है, आप बता सकते हैं, एक भी सार्वजनिक उपक्रम पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाया आपने। प्राइवेट सेक्टर में लगा, लेकिन सरकारी उपक्रम आपने नहीं लगाया। ये अलग बात है। वहां प्रधानमंत्री जी बेच रहे हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी बेच रहे हैं, वो PSUs को बेच रहे हैं, ये संयमन को बेच रहे हैं। नफरत करने वालों के खिलाफ हमारी पार्टी का एजेंडा है। प्रदेश में सुशासन, समृद्धि। प्रेम जी, आपका फाइनल कमेंट। ये निष्कर्ष को लेकर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हर दल अपनी जीत का दावा तो कर ही रहा है, अब ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता कि हर दल की जीत हो जाए। जनता किसी एक ही दल को अपना मतदान करेगी और सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेंगे वही सरकार बनेगी। ऐसे में अगर हम एक निष्कर्ष की बात करें घोषणा पत्रों को लेकर, क्या कुछ फाइनल कमेंट के रूप में सामने आ रहा? देखिए, मेरा कोमल जी कहना यह है कि उम्मीद जो पार्टी जगा पाएगी वही उसी पार्टी को जनता वोट करेगी। हाँ। अब ये उम्मीद जगाने की कोशिश ही है ये घोषणा पत्र। सभी पार्टी उम्मीद जगाने की कोशिश कर रही है। अब जनता के पास में वक्त कम है, ये कहना तो मुश्किल है कि कहां पर किसका असर पड़ेगा। इलाकाई तौर पर भी असर पड़ता है, किसान के तौर पर भी असर पड़ेगा, कर्मचारी के रूप में भी असर पड़ेगा, बेरोजगार के रूप में भी असर पड़ेगा, या जाति के रूप में भी जो लुभाने की कोशिश की गई है या कोई जाति नाराज है तो उसका भी असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के एक इम्पैक्ट आएगा, एक रिजल्ट आएगा, और उससे ही सरकार बननी है या बदलनी है, जो होना है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।
तो जिस तरह से घोषणा पत्रों को लेकर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सभी के जवाब भी मिल रहे हैं। हालांकि हर कोई दावा कर रहा है कि उन्हीं की सरकार बनेगी, लेकिन क्या वाकई में यह संभव हो पाएगा कि किस दल को जनता कितना वोट देगी, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले घोषणा पत्रों को लेकर जो वादे किए जा रहे हैं, हर घोषणा पत्र में एक बात तो सेम नजर आ रही है कि महिलाओं को लेकर जो वरीयता देने की बात कही जा रही है, महिलाओं को इस बार जरूर साधने की कोशिश की जा रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो या बीजेपी हो। हर तरफ किसान और महिलाओं को ज्यादा साधने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये वर्ग नाराज भी दिखा है। अब ऐसे में ये साधने की जो कोशिश की जा रही है, क्या रंग लाएगी ये कोशिश? 10 मार्च को परिणाम आ ही जाएंगे, ये देख ही लिया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।